मॉर्निंग एवरीवन। आ गए बच्चे सब लोग? वॉइस सारी कंफर्म करो। यार लोग क्लास नहीं आते फिर वीडियो मांगते रहते हैं, वीडियो भेज दो वीडियो भेज दो, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? क्लास अटेंड नहीं करना है? आज सॉलिड्स खत्म करेंगे अपन, डिफेक्ट्स बचे हैं, बाकी सारा कुछ पढ़ा दिया था मैंने। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस किए आप लोगों ने सॉलिड्स के? रिप्लाई करो। सॉलिड क्वेश्चंस हो रहे हैं? यस और नो? थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग अवस्थी से, ठीक है? हाँ, इजी क्वेश्चन, सॉलिड को बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, है ना? अगर तुम्हें एक बार विजुअलाइज हो गया ना, मतलब वर्ड्स वगैरह, लोकेशंस क्या है उनकी, ठीक है, तो कोई इजी इजी चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक्चुअली मुझे सबसे मुश्किल चैप्टर अगर तुम्हें लगेगा फिजिकल का, तो मे भी शायद आयनिक लग सकता है। आयनिक में थोड़ी बहुत टेढ़ी बेढ़ी चीजें आती है ना, जब केएसपी और ये सब चीजें आती है ना, थोड़ा वो लग सकता है। बाकी फिजिकल चैप्टर इजी हैं सारे, है ना? पेपर देखा एडवांस का इस बार का तुम लोगों ने? पेपर देखा एडवांस का? लग रहा होने लायक है? एक्चुअली पेपर काफी सॉलिड स्टेट से आसान क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली कह रहा हूँ। पेपर ना डे बाय डे इजी होता जा रहा है, वो मेंस के पैटर्न पे ही आ रहा है धीरे धीरे, है ना? तो वही ये स्कोर फिर हाई जाया करेंगे अगर ऐसा हुआ तो। थोड़ा सा आप प्रिपेयर्ड रहो, है ना? पेपर कैसा आ रहा है, बहुत टफ तो नहीं आ रहा है आजकल, पेपर इजी आ रहा है। मतलब टॉपर ने कितने, कुछ 300 380 में से कितना, 360 था ना, 360 में से कुछ तो उसके 345 के आसपास आ रहे हैं। तो अच्छा स्कोर है, मतलब काफी ज्यादा ही आ रहे हैं। हमारे टाइम पे तो यार मतलब टॉपर के भी कितने 70% मार्क्स आते थे। अरे टफ नहीं था पेपर इतना, क्वेश्चंस तुमसे हो रहे हैं तो इजी है ना, फिर टफ थोड़ी ना है, लेंदी हो सकता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, एक मिनट में पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। हाँ, मेटलर्जी के जो क्वेश्चंस दिए थे ना टेस्ट में, उसमें एक दो करेक्शन है, वो मैं सही करा दूंगा, ठीक है? कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था, और वो शायद जब पेपर अपलोड हुआ ना उसमें गलती हो गई होगी, तो मैं उसको सही करा दूंगा, ठीक है बेटा? एक तो वो अर्जेंटाइट वाला था ना, हाँ, तो वो मैं सही करा दूंगा, ठीक है? और किसी ने और कल एक जिंक वाला क्वेश्चन भेजा था, तो जिंक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते, ये बात ध्यान रखना। जिंक को सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है? मुझे याद नहीं आ रहा किसने भेजा था। थोड़ा सा रिकैप, मैंने स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात की थी बेटा, है ना? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? किसी भी क्रिस्टल में कई बार ना आयन मिसिंग होते हैं, या कोई एक आयन को रिप्लेस करके दूसरा आयन प्लेस कर देते हैं वहां पे, ठीक है? या कई बार इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस मिसिंग होते हैं। तो इससे होता क्या है, क्रिस्टल में डिफेक्ट्स आते हैं। क्या ये डिफेक्ट यूजफुल है? आंसर इज यस। इन्हीं डिफेक्ट्स को यूज करके हम सेमीकंडक्टर डिजाइन करते हैं। एन टाइप हो गया तुम्हारा, पी टाइप हो गया, और उसी बेसिस में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं, राइट? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, वो क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस करके ही बनाए जाते हैं। क्या आपने सेमीकंडक्टर्स पढ़ लिया फिजिक्स में? कितने लोगों ने पढ़ लिया है फिजिक्स में सेमीकंडक्टर? पढ़ लिया?
नहीं बताओगे? क्या बच्चों ने फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ लिया है? अच्छा, सर ने वीडियो भेजा है उसका, ओके। तो बेसिकली ये सेमीकंडक्टर जो होता है, हाँ, अच्छा मेंस का टॉपिक है इसलिए, ओके नो प्रॉब्लम। सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा होगा कि हम किसी भी प्योर क्रिस्टल में, प्योर क्रिस्टल मतलब या तो सिलिकॉन का क्रिस्टल है या जर्मेनियम का क्रिस्टल है, उस प्योर क्रिस्टल में हम लोग बाहर से डोपिंग करते हैं, कितनी 3 वैलेंसी वाले एलिमेंट की या फिर 5 वैलेंसी वाले एलिमेंट की, है ना। तो ऑन दैट बेसिस वो पी टाइप या एन टाइप बनता है, राइट। और दो दो मैंने एक पी टाइप लिया एक एन टाइप लिया, दोनों को साथ साथ रख दिया तो पी एन जंक्शन डायोड बनता है, अगर आपको याद हो तो। कि एक पी टाइप से कंडक्टर लिया, तुम लोगों ने वीडियो देखी होगी ना फिर तो, अगर भेजी है सर ने तो एक पी टाइप ले लिया, एक एन टाइप ले लिया। जब हमने इन दोनों को पास पास रख दिया तो पीएन जंक्शन बन गया, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, या इसको डायोड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डायोड। और इसी को अगर हम ऐसे रख दें, एक पी रखते हैं, एक एन रख दें और पी रख दें, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, एन रख दो, पी रख दो और एन रख दो, ठीक है, एन पी एन। तो ये ट्रांजिस्टर्स हो गए, ठीक है, ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, पीएनपी और एनपीएन, दीज आर ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स मिलके क्या बनता है, आईसी बनती है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है, ठीक है। और उसी इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग सीपीयू बोलते हैं, इफ यू रिमेंबर। क्लियर है बच्चों? तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का काफी अच्छा यूज है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहला डिफेक्ट बताया था स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें क्रिस्टल की जो स्टोकियोमेट्री है वो चेंज नहीं होती। देखो नाम स्टोकियोमेट्रिक है बट स्टोकियोमेट्री चेंज नहीं हो रही, ठीक है। इसका पहला एग्जांपल मैंने बताया था बच्चों को, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या है शॉर्ट की डिफेक्ट, बोलो मेरे बच्चों, व्हाट इज शॉर्ट की डिफेक्ट? क्या कह रहे हैं एस वाई सर का आईसी, पता नहीं यश क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आया मुझे। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, इसमें कैटायंस और एनायंस मिसिंग होते हैं इन द सेम रेशियो। मतलब हो सकता है दो कैटायन दो एनायन मिसिंग हो, या तीन कैटायन तीन एनायन मिसिंग हो। तो इससे क्या क्या होता है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज हो जाती है। और ये जो डिफेक्ट है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है बेटा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा ये डिफेक्ट वहां कॉमन है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो और साइज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्या हो, ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। फिर बात हुई थी फ्रेंकल डिफेक्ट की। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, in this type of defect the ion leaves its correct lattice side and moves to an interstitial side। मतलब कोई आयन अपनी लोकेशन छोड़ के कहीं और चला गया, ठीक है। कहीं और मतलब इंटरस्टिशियल साइड मतलब जो जहां पे वॉइड्स होते हैं उस टाइप की साइड्स होती हैं, ठीक है। एक्चुअली वॉइड्स में एग्जैक्टली नहीं जाते, वॉइड्स के अलावा जो खाली स्पेस होते हैं वहां चले जाते हैं, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। तो इससे क्या होगा, इससे क्रिस्टल की डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्रिस्टल की डेंसिटी सेम रहेगी बट डिफेक्ट तो आ ही जाएगा, रेगुलर क्रिस्टल नहीं रहेगा ये। किस टाइप के कंपाउंड्स में पाया जाता है ये, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन द कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हैव लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ एनायंस एंड कैटायंस, ठीक। वॉइड्स के अलावा खाली स्पेस थोड़ा बहुत होता है ना, मतलब एग्जैक्टली देखो, जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन रख दिए तो इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो जनरली होता क्या है, अगर NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल मान ले तो, है ना, अगर NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल मान ले तो उसमें सारे वॉइड्स भी फिल होते हैं ना फिर तो वर्ड्स के अलावा भी थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, क्योंकि 100% एफिशिएंसी तो कभी नहीं होती, ये बात मानता है कुलकर्णी। कभी भी क्रिस्टल की पैकिंग 100% तो होती ही नहीं है, ये तो बात मानता है।
यस और नो? तो NaCl की भी निकालेगा ना तो 100% नहीं आएगी। तो 100% नहीं है मतलब वॉइड के अलावा भी खाली स्पेस है, ठीक है? तो उन्हीं स्पेसेस को हम इंटरस्टिशियल साइड्स बोलते हैं, ठीक है? अब अगर ये देखो, अगर NaCl क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल में डिसलोकेशन हो रहा है, ठीक है, तो सारे वॉइड्स तो भरे ही होंगे ना, फिर नहीं सारे वॉइड्स भरे हो। अब जैसे ZnS में, ZnS का स्ट्रक्चर कैसा है याद है किसी को? ZnS का स्ट्रक्चर हमने लिखा था, लिखाया मैंने शायद, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ना। जिंक ब्लेंड में बताया था कि इसमें FCC यूनिट सेल बनाते हैं सल्फाइड वाले, और जिंक प्लस कहां प्रेजेंट है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो यहाँ पे वॉइड्स कुछ फ्री होंगे मानता हूं, बट NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल में वॉइड्स तो फ्री नहीं है, तो उसके अलावा भी थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, ठीक है? तो इंटरस्टिशियल साइड कोई भी हो सकती है, मुझे लगता है वॉइड्स भी हो सकते होंगे। सुनने मेरी बात, मतलब अपनी लोकेशन के अलावा जो भी स्पेसेस को इंटरस्टिशियल साइड बोल देंगे, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसमें पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कैसे होता है ये बताओ। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या हुआ, कोई भी नेगेटिव आयन मिसिंग है, ठीक है, और उस मिसिंग मेटल आयन की पोजीशंस पे क्या हुआ, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव आयन मिसिंग है और उस नेगेटिव आयन की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है? तो हमारा जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, राइट? यस और नो? यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं पहले नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, in this type of defects, comma, the stoichiometry of the crystal changes. The stoichiometry of the crystal changes. ठीक है, ये क्लियर है? In this type of defect, the stoichiometry of the crystal changes. तो इसमें जो पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप, ए टाइप, उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा हो जाएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है? तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा कि एक नेगेटिव आयन मिसिंग होगा या मोर देन वन नेगेटिव आयन मिसिंग होंगे, उनकी जगह पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। तो अपना क्रिस्टल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट नॉन मेटल जो था या जो क्लोराइड था वो कम हो गया और Na+ जो है वो बढ़ गया। तो लिख देते हैं यहाँ पे, सम ऑफ द anions आर मिसिंग, some of the anions are missing in this defect, and some of the anions, क्या लिख रहा हूं मैं, नींद खुली नहीं अभी मेरी। Some of the anions are missing in this defect and the charge is compensated by the presence of free electrons. ठीक है? अच्छा, ये जो F सेंटर होते हैं, F सेंटर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन है, डी एक्साइटेशन होगा, तो इन F सेंटर्स की वजह से क्रिस्टल में कुछ स्पेसिफिक कलर्स भी आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा लोग, ठीक है? Hence the crystal remains electrically neutral. ठीक है, नोट करो बेटा।
अरे यार प्रोटॉन के लिए कैसे हो जाएगा भैया, प्रोटॉन तो अंदर बैठा होता है ना न्यूक्लियस में, प्रोटॉन कैसे आयनाइज कर दोगे? प्रोटॉन का आयनाइज करने का मतलब समझता है? तूने एटम को ब्रेक कर दिया, न्यूक्लियर रिएक्शन करा रहा है। और न्यूक्लियर रिएक्शन कब होती है? बहुत ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, ठीक है? तो क्रिस्टल ही नहीं रहेगा उस टेम्परेचर पे। तो इतने हाई टेम्परेचर पे तक क्रिस्टल का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, समझ रहा है? इसमें एक और डिफेक्ट अपन देखेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ना, थर्ड टाइप। ये लिख लिया सबने, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल लिख लो, कहाँ पाया जाता है ये डिफेक्ट? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन NaCl एंड KCl क्रिस्टल्स। This type of defect is found in NaCl, KCl, LiCl crystals, ठीक है? हाँ, कलर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे NaCl की बात करें, ठीक है, तो NaCl में ये जो F सेंटर होते हैं उनकी वजह से येलो कलर आता है। NaCl में येलो कलर आता है, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ क्यों आता है, पहले कलर्स लिख लो। LiCl, LiCl में पिंक कलर आता है, ठीक है? और ये जो KCl क्रिस्टल है इसमें वॉयलेट कलर आता है, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से ये कलर्स आते हैं। समझ आ रहा है सभी को? यार कहीं पे भी कलर आ रहे हैं केमिस्ट्री में, क्यों आते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है ना? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एफ सेंटर के अंदर, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स के थ्रू पास होता है। तो जब ये हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो यहाँ पे कलर इंपार्ट करेगा, ठीक है? ठीक है, इतना नोट कर लिया सबने? नीचे एक और पॉइंट नोट करेंगे। कई बार क्या होता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट तब भी होता है जब कोई मेटल आयन इंटरस्टिशियल साइड में एक्स्ट्रा प्रेजेंस हो, है ना? जैसे एग्जांपल लिख लो, यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे हम लोग, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज आल्सो फाउंड, metal excess defect is also found due to presence of extra cations at interstitial sites, ठीक है? Due to presence of extra cations as interstitial sites.
और the crystal becomes electrically neutral, the crystal becomes electrically neutral with the presence of extra electrons, free electrons at other sides. ठीक है, तो जैसे जैसे जिंक का एग्जांपल ले लो तुम लोग, है ना। हाँ तो एग्जैक्टली फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, बिल्कुल सही कह रहा है तू, है ना, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल देख लो, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, इसमें आपने क्या किया, एक्स्ट्रा Zn2+ डाल दिया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुछ समथिंग Zn, मान लेते हैं ये पर यूनिट सेल x बढ़ रहे हैं, x नंबर ऑफ आ रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Zn1 + x × समझ आ रहा है ना। तो जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को, रिप्लाई करो। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा क्योंकि Zn एक्स्ट्रा हो गए हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन उतने ही रहे, तो अगर पर यूनिट सेल में x कैटायंस बढ़ रहे हैं तो Zn1 + x हो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है, तो ये तो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इतना नोट कर लो सब लोग, तो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। देखो नाम से ही पता लग रहा है मेटल कम हो गया, मेटल कम कैसे हो सकता है, तो इसमें करते क्या है, जैसे सपोज कोई क्रिस्टल था, ठीक है, क्रिस्टल था, मान लेते हैं क्रिस्टल में कौन कौन से आयंस थे, Fe आयन थे, Fe का ऑक्साइड था, तो ऑक्साइड आयन को मैं नेगेटिव इससे लिख रहा हूं और Fe2+ को ऐसे लिख रहा हूं प्लस प्लस से, ठीक है, तो प्लस प्लस हो गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक है, प्लस प्लस हो गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक है, प्लस प्लस हो गया, ऑक्साइड हो गया, फिर प्लस प्लस हो गया, फिर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक प्लस प्लस गायब किया, दो प्लस प्लस गायब किए और तीन प्लस प्लस गायब कर दिए। गलत बना रहा हूं मैं, यहाँ पे भी अल्टरनेट बनाना चाहिए थे, तो अभी यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस। एक्चुअली दो माइनस भी बनाने चाहिए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होगा, राइट। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं, देखो तीन चीजें दिखानी है मुझे, Fe3+ भी दिखाना है, ठीक है, तो Fe3+ को मैं प्लस 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 बना रहा हूँ, चलेगा। अब क्रिस्टल बनाते हैं, देखो क्रिस्टल बनाया तो एक Fe++ है, इसके लिए दो ऑक्साइड है, फिर एक Fe++ है, इसके लिए फिर दो ऑक्साइड है, ठीक है, फिर इसके नीचे दो ऑक्साइड बना दो, एक Fe++ बना दो, फिर दो ऑक्साइड बना दो, फिर एक Fe+ बना दो, ये मैंने Fe2+ गायब कर दिया, यहाँ से गायब कर दिया, यहाँ पे फिर से Fe2+ आएगा, वो भी गायब कर दिया, ये दो ऑक्साइड ले लो, फिर यहाँ पे Fe2+ बना दो, फिर दो ऑक्साइड ले लो, तो कितने Fe2+ गायब किया, यहाँ से गायब किया, यहाँ से गायब किया, है ना, और फिर यहाँ ऑक्साइड बना दो, ठीक है, यहाँ पे फिर Fe2+ बना दो, फिर ऑक्साइड बना दो, फिर Fe2+ बना दो, ठीक है, एक दो एक तीन गायब करने थे बेसिकली मैंने, तो तीन Fe2+ गायब कर दिए मैंने, तीन Fe2+ गायब किए, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम 3 Fe2+ आर मिसिंग। फिर मैंने क्या किया, उन Fe2+ की जगह पे मैंने तीन की बजाय क्या किया, तीन दूनी 6, यहाँ पे दो Fe3+ रखती है, ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, अप्लाई करो। मैंने क्या किया, जो मिसिंग वाले कैटायंस थे वहां पे दो ही Fe3+ रखती है। क्या आयरन कंटेंट कम हो गया क्रिस्टल में, यस और नो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, बट यहाँ पे आयरन का अमाउंट जो है वो कम हो गया, ठीक है। जब आयरन का अमाउंट कम हो गया तो क्रिस्टल की डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, है ना। हाँ वैकेंसी रहेगी, एग्जैक्टली वैकेंसी तो रहेगी, है ना, वैकेंसी रहेगी, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, Fe0.93O, ठीक है, या फिर 0.96 हो, इस टाइप से कंपाउंड्स बनते हैं, समझ आ रहा है।
शायद तुमने जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाली हो तो इस टाइप का क्वेश्चंस किया हो। इतना क्लियर है सभी को? रिप्लाई करो। उसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, लिख लिख लाइन लिखो। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स in this type of defect metal ions with lower valency are replaced by metal ions with higher valency, है ना। तो जब हायर वैलेंसी डालने ऑब्वियसली हायर वैलेंसी वाले कम होंगे, जिसमें यहाँ पे लिख दूंगा 3Fe plus ion missing and replaced by, ऐसे लिखते हैं 3Fe2 plus ions are replaced by 2Fe3 plus ions। ठीक, तो आप समझ जाएंगे कि जो ज्यादा वैलेंसी वाले वो कम डाले होंगे, जो कम वैलेंसी वाले थे वो ज्यादा नंबर थे। ठीक है, so in this type of defect metal ions with lower valency are replaced by metal ions with higher valency, creating a metal deficiency in the crystal, creating a metal deficiency in the crystal। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। एक थर्ड और टाइप लिख लेते हैं, impurity defect। इसके एग्जांपल मेटल ऑक्साइड्स ही होते हैं। एग्जैक्टली बताता हूं मैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, एक मिनट को। मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स ही होते हैं, है ना। निकल ऑक्साइड होता है दूसरा, ठीक है, NiO। लिख लिया बेटा सबने? चलो अब देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या है? जैसा कि नाम से पता लग रहा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में लिख लो, in molten NaCl containing a little amount of SrCl2 in crystallize। Third one is impurity defect। लिखो बेटा जल्दी से, फिर आगे बढ़े।
डन, सबने लिख लिया। अब देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। इम्प्योरिटी का मतलब कोई और फॉरेन एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, है ना, फॉरेन आयन आ रहा है। जैसे NaCl क्रिस्टल मान लो बना रहा हूँ, ठीक है। NaCl क्रिस्टल बनाते समय क्या हुआ, SrCl2 की इम्प्योरिटी थी, ये इम्प्योरिटी थी। तो स्ट्रोंशियम क्या करेगा, स्ट्रोंशियम सोडियम प्लस को रिप्लेस करेगा, बट एक स्ट्रोंशियम इट विल रिप्लेस 2 Na प्लस आयंस, ठीक है। तो देखना क्रिस्टल कैसा बनेगा हमारा, Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस। यहाँ पे Na प्लस था, सिर्फ क्या किया मैंने, स्ट्रोंशियम प्लस प्लस रख दिया। अब ये जो स्ट्रोंशियम प्लस प्लस क्या करेगा, एक और Na प्लस की वैकेंसी खा जाएगा, तो ये वैकेंसी हो जाएगी यहाँ पे, फिर Cl माइनस होगा, फिर Na प्लस होगा, फिर Cl माइनस होगा, फिर Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, फिर Na प्लस Cl माइनस प्लस और Cl माइनस, ये क्रिस्टल बन गया, ठीक है। तो हमने एक Na प्लस को किससे रिप्लेस किया, हमने एक Na प्लस को रिप्लेस कर दिया स्ट्रोंशियम से। अच्छा, स्ट्रोंशियम जब आया तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज थे, तो ये वैकेंसी हो जाएगी, है ना, यहाँ पे वैकेंसी आ गई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कम हो जाएगा, बिकॉज हमने एक आयन उड़ा दिया यहाँ से, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल विल बी चेंजिंग। लिख लो एग्जांपल में, इन molten NaCl, in molten NaCl, if some SrCl2 is present as impurity, then during crystal formation some sites will be occupied by Na plus, will be occupied by strontium 2 plus, and some sites, and equal number of sites, है ना, some sites नहीं, and equal number of sites will remain vacant ठीक है। कि स्ट्रोंशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये क्लियर है। तो उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एग्जांपल में CdCl2 in CdCl2 crystal यस लिखते हैं, in AgCl crystal, in AgCl crystal some Ag plus ions can be replaced by Cd2 plus ions। ये अगला एग्जांपल हो जाएगा, क्लियर है। नोट कर लो जल्दी से इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इक्वल नंबर ऑफ साइड्स का मतलब है, अगर हम एक स्ट्रोंशियम लाएंगे तो एक साइड वैकेंट होगी, अगर 2 स्ट्रोंशियम लाएंगे तो 2 साइड्स वैकेंट होंगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 2 स्ट्रोंशियम 4 Na प्लस को रिप्लेस करेंगे, है ना, 2 स्ट्रोंशियम 4 Na प्लस को रिप्लेस करेंगे तो 2 साइड वैकेंट हो जाएंगी ना, नहीं
सिद्धेश, कुलकर्णी, हर्षित, सब लोग बताओ। नोट कर लो जल्दी से। तो ये तो कहानी हो गई डिफेक्ट्स की, ठीक है, ये तो कहानी हो गई डिफेक्ट्स की। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, देखते हैं कैसे डिफेक्ट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। स्टेट जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। Which type of crystal defect is indicated in the diagram below? एक्चुअली इन्होंने फिगर सही से नहीं बनाया, बट तुम ऑर्डर वाइज देख सकते हो, है ना। Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, यहाँ देखो Cl माइनस है, फिर Na प्लस मिसिंग है, फिर Cl माइनस Na प्लस, फिर Cl माइनस मिसिंग है, फिर Na प्लस। यहाँ देखो Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस मिसिंग है, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, फिर Cl माइनस मिसिंग है। तो कितने Na प्लस मिसिंग दिख रहे हैं तुम्हें बताओ। एक Na प्लस यहाँ से मिसिंग है और एक Cl माइनस यहाँ से मिसिंग है, ठीक है। तो Na प्लस काउंट कर लेते हैं, Cl माइनस भी काउंट कर लेते हैं। यहाँ से एक मिसिंग था, यहाँ से एक मिसिंग था, इसमें Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, यहाँ से Na प्लस मिसिंग है, तो Na प्लस एक और मिसिंग हो गया, ठीक है। फिर Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, फिर Cl माइनस, एक और Cl माइनस मिसिंग है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। कौन सा डिफेक्ट है? रिप्लाई करो बच्चों। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, कौन सा डिफेक्ट होगा? फ्रेंकल या शॉर्ट की? इट्स द शॉर्ट की डिफेक्ट। कैसे डिफेक्ट है ये? शॉर्ट की डिफेक्ट है, ठीक है। समझ आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस डिफेक्ट्स पे बेस्ड। कई बार ये पूछ लेते हैं कि which of the following compounds will show Frankel defect, है ना। तो 3-4 ऑप्शन दिए, उसमें एक या दो सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं। तो इस पे रिसर्च नहीं करनी, जो एनसीईआरटी में दिए हैं सॉल्ट्स वही हमें याद करने हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। जो भी सॉल्ट्स एनसीईआरटी में दिए हैं बस उतने ही याद करने हैं। एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी वाला था, दिख नहीं रहा है, दिख जाए तो सॉल्व करा दूं। अभी भी पेपर देख रहा था, है ना। तो पेपर में अभी 2-3 साल पहले इन्होंने एचसीपी क्रिस्टल पूछ लिया था। तो एचसीपी में हाइट क्या होगी, है ना, या फिर उसमें कितना पैकिंग फ्रैक्शन होगा, नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, ये पूरा राइट अप पूछा था, है ना। तो बहुत सिंपल से ही क्वेश्चंस आते हैं, तुम लोग ट्राई करना एक बार, ठीक है। अरे कोई बुक नहीं है, मॉड्यूल है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं बस। ये वाला क्वेश्चन करो, ऐसा क्वेश्चन किया नहीं है हमने, ये वाला। The packing efficiency of two-dimensional square unit cell as shown below is, कैसे करेंगे क्वेश्चन? अच्छा 2D यूनिट सेल। तो जब 2D यूनिट सेल होती है तो वहां पे ना हम एरिया के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, एरिया के रिस्पेक्ट में। तो इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, तो वो जाएगा एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स
अपॉन टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर। समझ आ रहा है? सुन रहे मेरी बात? क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? एरिया के रिस्पेक्ट में देख लेंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा? देखो इसमें जो एटम्स है वो कहाँ टच कर रहे हैं? अलोंग द मेन डायगोनल टच कर रहे हैं। तो अगर इसको आप ए मान लो, स्क्वायर है ये, है ना, ये भी स्क्वायर है तो ये भी ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस a√2 आ जाएगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा एरिया बाय एटम्स अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया बाय एटम्स कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे जो सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, इन सबको जोड़ लो तो 2 सर्कल बन जाएंगे पूरे पूरे, एक सेंटर पे है तो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। नीचे कितना हो जाएगा? नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन है हमारा a√2 इज इक्वल टू कितना? 4r। तो यहाँ से r और a में रिलेशन आ गया। जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है? सब लोग ट्राई करो, देखते कौन सही आंसर बताता है। समझ आ गया ना? सभी को समझ आ गया? मेरे बेटे पहले पहले तो अपना मॉड्यूल कर डालो पूरा, ठीक है, फिर अवस्थी कर डालो, फिर मैं ये किताब भेज दूंगा, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने तुम्हें प्रीवियस ईयर भी भेजा है ना, इतना तो मेटल के लिए परेशान मत हो यार, मेटल तो बहुत पड़ा है दुनिया भर का, ना, सॉल्व करो। अवस्थी कर लो बहुत है, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, अवस्थी कर लिया तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, जरूरत ही नहीं कुछ करने की फिर। डी आ रहा है? रिप्लाई करो सब बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। 7 का आंसर बताओ, 7th का आंसर बताओ। सेवेंथ का आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एफसीसी क्रिस्टल कंटेन्स केटायंस इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल ZnSe हो जाएगा। इसमें सल्फाइड एफसीसी बनाता है, जिंक प्लस कहां प्रेजेंट है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, रिमेंबर? यस। तो ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करो, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following statements the correct statement regarding defects in solids is R? ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है डिफेक्ट्स के बारे में। सब लोग रिप्लाई करो 14 क्वेश्चन, देखते कौन सही बताता है। मल्टीपल चॉइस करेक्ट है वैसे। एट्थ पहले 14 तो करो, फिर 8 बताता हूँ मैं, ठीक है। 7th हो गया ना? सार्थक कह रहा है 8th बताओ, 8th बता देता हूँ, रुको पहले 14 कर लो। Frankel defect is usually favored by a very small difference in the size of cation and anion। सही कह रहा है? बोलो, हमने क्या लिखा था? देखो बेटा, फ्रेंकल डिफेक्ट, तो फ्रेंकल डिफेक्ट तब होता है जब हैव लार्ज डिफरेंस इन साइज बिटवीन आयंस। तो इसका मतलब फ्रेंकल वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत लग गया हमें। दूसरा स्टेटमेंट देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट इज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट, सही कह रहा है ये बिल्कुल, है ना। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है? एक डिसलोकेशन डिफेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन देखो, ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। एफ सेंटर ही बोलते हैं, ये कोई जर्मन वर्ड होता है। एग्जैक्टली क्या होता है बताता हूँ मैं, फ्रेबनाइजर ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, एक मिनट। एफ सेंटर क्या बोलते हैं?
फारबेंजेंटर, है ना, जो है एफ सेंटर वर्ड यूज करते हैं इसको बोलते हैं जर्मन में FARBEN, ZENT या फारबेंजेंटर, ये बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो, शॉर्टकट डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बकवास कर रहे हैं, है ना। अगर डिफेक्ट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट की में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायंस मिसिंग है, हमने डेंसिटी चेंज कर दी है, डेंसिटी चेंज कर दी है तो क्रिस्टल के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएंगे, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, बी और सी सही थे। इसने बोला क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, 8 देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, पढ़ो सब लोग क्या कह रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन 8 आधा लिखा है यहाँ पे, आधा ऊपर लिखा है, सो काट के ऊपर ही रखते हैं। पढ़ो सब लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। A substance AXBY crystallizes in FCC lattice in which atoms A occupy each corner of the cube and atoms B occupy the center of each face of the cube. ये क्वेश्चन है, किसने पूछा, ये पिटाई कर देता हूँ उसकी मैं। AXBY FCC lattice in which A atom occupy each corner of the cube, ठीक है। तो अगर A corner occupy कर रहा है तो A हो जाएगा 1 के बराबर, and atoms B occupy the center of each face of the cube, B हो जाएंगे 1/2 into 6 फेसेस मतलब 3 हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा AB3, बस यही आंसर है, यस और नो। अब सोचो ये एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे किए थे एग्जैक्टली उस दिन सॉल्व किए थे ना हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 करना है, 10 भी कर लेते हैं, 11 भी कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 सॉल्व करो जल्दी से। ये एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है, 2000, 2095 इन सब में आए हुए क्वेश्चन है। नाइन्थ में कह रहा है कि इफ ऑल द फेस सेंटर एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, इसका मतलब क्या है कि जो दो पैरेलल प्लेन्स हैं उनके फेस सेंटर एटम्स गायब हो जाएंगे, है ना, ठीक है। ये जो कह रहा है ना, सबको समझ में आया क्या कह रहा है एग्जैक्टली नाइन्थ में, देखो नाइन्थ में सॉल्व करा रहा हूं यार, वही लैंग्वेज ही है जो थोड़ी ट्विस्ट करके लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन हो सकता है पब्लिक को हमारी। बच्चे ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट क्या, दो चीजें मुझे और बतानी, वो मैं बता दूंगा और इस चैप्टर को अपन फिनिश करेंगे, ठीक है। देखो क्या पूछ रहे हैं, in a solid heavy having NaCl structure A atoms occupy the corners of the cube if all the face center atoms along one of the axes are removed. In a solid AB having NaCl structure A atoms occupy the corners of the cubic unit cell. If the face center atoms along one of the axes are removed, then the resultant stoichiometry of the solid है। देखो A का जो संख्या है वो 4 होगा क्योंकि FCC है, B भी कितना होगा, 4 होगा, मानते हो आप लोग। A और B दोनों का नंबर 4 होगा क्योंकि FCC यूनिट सेल है, ये मैं पता है। A कहाँ होता है, A होता है कॉर्नर्स ऑफ फेस सेंटर्स पे, B होता है सारे किसमें, ऑक्टेडल वर्ड्स में, रिमेंबर B जो है सारे ऑक्टेडल वर्ड्स में होता है, ठीक है। और A कहाँ होता है, A होता है कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, है ना, ठीक। तो करें इफ ऑल द फेस सेंटर एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, वन ऑफ द एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं, ठीक है। किसी एक एक्सिस के अलोंग सारे फेस सेंटर के एटम रिमूव कर रहे हो, है ना। तो अगर मैं ये क्यूब बना दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये क्यूब बना दूं तो अगर आपने 2 एटम रिमूव किया मतलब ये फ्रंट वाला रिमूव कर दिया और पीछे वाला भी रिमूव कर दिया, तो ओवरऑल कितना, एक एटम रिमूव किया तो ए कितने बचेंगे, ए हो जाएंगे 4 - 1,
समझ पा रहे हैं सब लोग? नहीं? क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? किसी एक एक्सिस के लॉन्ग मैंने जो एटम रिमूव किए हैं तो दो एटम रिमूव होंगे, मतलब दो फेस सेंटर्स के, पीछे वाला और फ्रंट वाला। ठीक है, ये मैंने जेड के लॉन्ग के एटम रिमूव कर दिए, तो 4 - 1 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? ये 3 बच जाएगा। फॉर्मूला बचेगा A3B4। ये आंसर है हमारा। इज द राइट ऑप्शन। समझ आ रहा है बेटा? क्लियर है सभी को? चलो 2 क्वेश्चन और कर डालो। ये बता दो, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन एचसीपी स्ट्रक्चर इज। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन एचसीपी स्ट्रक्चर। एचसीपी में 12 होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये तो देखते ही बता देना है हमें। अगला देखो 11th, CSBr has BCC structure with edge length of this much. The shortest interionic distance between cesium and bromide is। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, करो सब लोग। किसी को याद है स्ट्रक्चर कैसा था सीजियम ब्रोमाइड का? सीजियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर में ब्रोमाइड जो था वो कॉर्नर्स पे होगा और सीजियम बॉडी सेंटर में होगा, इफ यू रिमेंबर। और एटम्स कहाँ टच करेंगे? एटम्स विल बी टचिंग ईच अदर अलोंग द मेन बॉडी डायगोनल, है ना? सीएस ब्रोमाइड में, सीएस ब्रोमाइड में एटम्स टच, एटम्स के आयंस लिखूं मैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। आयंस टच ईच अदर अलोंग मेन बॉडी डायगोनल। ये तो था बेटा, यस और नो? अब तुम्हें क्या बोला है कि द शॉर्टेस्ट इंटरआयनिक डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड ब्रोमाइड इज, है ना? एज लेंथ दे रखी, ए दे रखा है मुझे, ए दिया है 4.3। तो अगर आप देखो ध्यान से, मीन बाय डायगोनल जो कि A√3 होता है, ये A√3 हो जाएगा। क्या क्या होगा इसमें? इसमें कॉर्नर पे होगा Br-। ठीक है, इसमें कॉर्नर पे होगा Br-, कॉर्नर पे होगा Br-, और बीच में क्या हो जाएगा? बीच में हो जाएगा CS+। ये तो होगा। कॉर्नर कॉर्नर पे होगा Br-, ये होगा R-, इधर भी होगा ये R-, और बीच में होगा CS+। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R+। लिख सकता हूँ 2R+ प्लस 2 टाइम्स ऑफ R- इज इक्वल टू A√3। R++R- ये बताना है मुझे। ये जगह A√3/2। ये कितना है? 4.3। 4.3 इंटू √3 इज 1.732 डिवाइड बाई 2। बता बेटा आंसर कितना आएगा जल्दी से? समझ आया सबको? हाँ या ना? कौन सा आंसर आ रहा है ये बताओ मुझे। ये आ रहा है सभी का? वेदांत, यस, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो कर पाएंगे आप लोग? रिप्लाई करो, ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो एक बार, क्या कह रहे हैं? मल्टीपल करेक्ट है इसमें। 12 और 13 दोनों सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, सिर्फ बेटा एक चीज नहीं बताई मैंने, डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वर्ड्स, है ना? वो भी बता देता हूँ, खत्म करते हैं उसको फिर, है ना? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो सब लोग। इसका तुम लोग शुरू करेंगे पी ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद शुरू करना है पी ब्लॉक, है ना? पी ब्लॉक में भी 12th वाला पोर्शन स्टार्ट करूंगा अभी। पढ़ लो अच्छे से। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में मार्क्स कम नहीं आने चाहिए किसी भी हालत में, है ना? बिल्कुल फ्री फंड के नंबर है इनऑर्गेनिक के। जल्दी से बताओ 12 13 का।
हाँ सारा कुछ पढ़ाना है मुझे, है ना, एस और पी ब्लॉक भी कराऊंगा मैं, डोंट वरी। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, मतलब मोस्टली ना जो हमारा फोकस रहेगा इनऑर्गेनिक में वो क्वेश्चंस पे ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करने वाला हूँ मैं इस बार कि छोटा सा टॉपिक पढ़ाया उस पर क्वेश्चंस करा दिए 10, फिर टॉपिक पढ़ाया फिर क्वेश्चंस करा दिए। वरना अगर मैंने लिखवाया सारा नोट्स तुम हो जाओगे बोर, कहोगे सर बहुत बोर कर रहे हो, ठीक है। बट ये थोड़ा सा मेहनत करना है तुम्हें, भी पढ़ के आना है, ऐसा नहीं बस, है ना। अभी फिजिकल में क्या है, अब 6 महीने बाद पढ़ोगे तब भी ये फॉर्मूले समझ आ जाएंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब भूल जाएगी। 12th में बी और सी आ रहा है, बाकी लोग क्या बोलते हैं, चलो मैं आंसर चेक तो करूंगा ना। 12th में आंसर बी सी डी भी दिया है भाई। बी सी और डी भी दिया है, बी सी डी है। चलो देखते हैं। द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12। पहला गलत लग रहा है, सीसीपी मतलब एफसीसी है ना ये, सीसीपी मतलब एफसीसी राइट, सीसीपी मतलब ये एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है। क्या पूछा इन्होंने, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12। तो इसमें अगर आपको याद हो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी लिखी थी हम लोगों ने, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखी थी एफसीसी में, रिमेंबर। एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी, 6 थी, तो 12 तो नहीं हो सकती, गलत है फिर ये एचसीपी का लिखा हुआ है इन्होंने, पहला स्टेटमेंट गलत है। एफिशिएंसी 74% है, ये सही है। द नंबर ऑफ ऑक्टेडल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर एटम आर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, ये भी सही है। अगर आपको याद हो तो जेड इफेक्टिव कितना था, 4 था। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने थे, 8 थे। 8 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और ऑक्टेडल वर्ड्स कितने आएंगे, 4/4 मतलब 1 आ जाएगा। तो एक एटम के लिए एक टेट्राहेड्रल ऑक्टेडल वर्ड है और 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, रिमेंबर। अगला देखो, द यूनिट सेल एज लेंथ इज 2√2 टाइम्स द रेडियस ऑफ एटम। तो अगर आपको याद हो एफसीसी में अलोंग द फेस टच करते थे ये लोग, है ना। तो 4r कितना था, a√2 के बराबर, हाँ, ये सुनो, 4r जो था वो a√2 के बराबर था। द यूनिट सेल एज लेंथ ये निकालना, तो ये कितना आ जाएगा, 4r/√2, कितना आ जाएगा, 2√2r आ जाएगा। तो डी ऑप्शन भी ट्रू है, ठीक है। तो ये तीनों ट्रू है। मल्टीपल चॉइस में यही समस्या होती है, हम एक आध चीजें मिस कर जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना मिस नहीं करना है। समझ में आया सभी को, मिस नहीं करना है, ठीक है। अगला देखो, अच्छा ये कैसी पैकिंग से बनता है एफसीसी, किसी को याद है, एफसीसी कैसे बनता है, एबीसी एबीसी होता है, एबी एबी होता है, या ए टाइप ऑफ पैकिंग होती है। अगर आपको 3D पैकिंग याद हो तो मैंने अपने बच्चों को बताया था कैसी पैकिंग से बनता है, एबीसी एबीसी या एबी एबी टाइप ऑफ पैकिंग से। वेरी गुड, सही बताया बच्चों ने। ये एबीसी एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग से बनता है, ठीक है, एबीसी एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग। एबीबी से क्या बनता है, एबी एबी से क्या बनता है, एबी एबी से बनता है एचसीपी, बहुत ही बढ़िया। यार मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, तुम ये मान लो इस चैप्टर में, समझ में आ रहा है, कुछ भी रेंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए मैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करता हूं जिसमें टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होल के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ऑलरेडी बता चुका हूं, अपने आप कर लोगे तुम, बट जस्ट जस्ट इन केस। हाँ आसानी पूछते हैं यार, इतना डिफिकल्ट क्या पूछेंगे, जो सिलेबस में वही पूछेंगे। 13 देख लो, इफ द यूनिट सेल ऑफ, और एक रिक्वेस्ट और है, तुम लोग ये एक्सरे डायफ्रैक्शन क्वेश्चन मत लगाना कहीं से मिल जाए तुम्हें तो, क्योंकि एक्सरे डायफ्रैक्शन फिजिक्स में ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है, केमिस्ट्री मैंने बताया नहीं इसमें। और क्वेश्चन आते भी नहीं अपने चैप्टर से, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में भी दे नहीं रखा है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने 2nd डिग्री डायफ्रैक्शन, 3 डिग्री डायफ्रैक्शन, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। हो सकता है एक आध रैंक बूस्टर में मिल जाए, इसमें तो नहीं है अवस्थी में, ठीक है। उसके लिए टेंशन में बताना। और डायफ्रैक्शन फिजिक्स में पढ़ लिया तो तुम वो क्वेश्चन कर भी पाओगे आराम से, ठीक है। पढ़ लिया डायफ्रैक्शन फिजिक्स में, डायफ्रैक्शन पढ़ लिया फिजिक्स में, नहीं पढ़ा,
अच्छा, तो सबसे लास्ट में वेव्स ही पढ़ाते हैं क्या एस वाई सर? अच्छा, चलो कोई नहीं। 13 क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ द यूनिट्स ऑफ ए मिनरल हैज सीसीपी, सीसीपी म्हणजे एफसीसी, ठीक है। तो एफसीसी है, इसमें एरिया ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है विद एम फ्रैक्शन ऑफ octahedral holes occupied by aluminum ions and n fraction of tetrahedral holes occupied by magnesium ions, m and n respectively r। ये पूछा है आपसे, बताओ भाई। रिप्लाई करो 13 का जल्दी से। तुम इसमें ये सोच लो कि जो हमारा ओर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, सुनना है मेरी बात। इफ द यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल है सीसीपी, सीसीपी म्हणजे एफसीसी है। ऑक्साइड आयंस क्या बना रहे हैं विद एरिया ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑक्साइड कितने हो गए 4 हो गए, कंफर्म है। एम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेटल होल्स ऑक्युपाइड बाय एल्यूमिनियम आयंस, एल्यूमिनियम आयंस जो हैं वो कितने हैं, एम फ्रैक्शन, एम फ्रैक्शन मतलब क्या करूं बताओ, एम इंटू ऑक्टेटल होल्स कितने होते हैं, एम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेटल होल्स, ऑक्टेटल होल्स होते हैं इसमें 4, ठीक है। एंड एन फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स, एन फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल मतलब 8 होते हैं। दीज आर ऑक्युपाइड बाय मैग्नीशियम आयंस। तो आपको सोच के बताना है एम और एन की वैल्यू कितनी है। अब सिंपल सी बात है कि ये जो कंपाउंड बनेगा इसका फॉर्मूला बनेगा Al 4m Mg 8n और O4, ये बनेगा। बोलो 4 से डिवाइड कर देते हैं, कर दें, तो फॉर्मूला बन जाएगा Al2n O, ये बन जाएगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए कंपाउंड, ठीक है। तो रिलेशन क्या बनेगा बताओ फिर, ये हो जाएगा 3m, 3 पॉजिटिव होता है प्लस 2 दूनी 4 4n -2 इज इक्वल टू 0। तो रिलेशन मिल रहा है हमें 3m + 4n इज इक्वल टू 2। देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, देख लो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। वेरी गुड, बच्चों ने बोला ए इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन करने लायक था या नहीं था, ये बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करने लायक था ये। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। इसमें पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लिख लो, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। द डिस्टेंस बिटवीन octahedral and tetrahedral voids in FCC lattice would be। ठीक है, ये पूछा है आपसे, कैसे निकालोगे जल्दी से आंसर बताओ मुझे। The distance between octahedral and tetrahedral voids in FCC lattice would be, ये बताना है बच्चों को, जल्दी से बताओ। लास्ट वाली इक्वेशन कैसे लिखी मेरे बेटे, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट होती है +3 और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन स्टेट होती है +2, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है -2। इन सबका जो अलजेब्रिक सम है वो 0 आएगा ना, वही लिखा है बस, ठीक है। इन सबका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होगा, वही लिखा है। तो ये कैसे निकालें ये बताओ। देखो इसमें सबसे सही तरीका ये है कि मैंने बच्चों को बताया था कि जो मेन बाई डायगोनल है, अगर आपको याद हो, तो मेन बाई डायगोनल पे ए बाय मतलब डायगोनल की डिस्टेंस का जो 1/4 होता है, उतनी डिस्टेंस पे क्या होता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। किसी को याद है ये स्टेटमेंट?
ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखाया था कि मैंने कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड की लोकेशन होती है वो क्या होती है। एक मिनट में थोड़ा सा ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना ध्यान से। ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ले लिया मैंने, इस पे बना देते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक टेट्राहेड्रल वर्ड है, ठीक है, ये हमारा टीडी वर्ड है, अच्छा टेट्राहेड्रल वर्ड। तो इसकी जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी होगी, दिस डिस्टेंस विल बी a√3/4। रिमेंबर, डायगोनल की टोटल लेंथ का 1/4 डिस्टेंस पे पहला टेट्राहेड्रल वर्ड होता है, ये सबको याद है, ये स्टेटमेंट मैंने लिखाया नोट्स में, लिखवाया है। अच्छा, अगर तुम्हें याद हो तो जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है अपना वो बॉडी सेंटर में होता है, किसी को याद है। एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड एक तो एच सेंटर्स में है, ये मैंने बताया था बच्चों को, ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड हमारा बॉडी सेंटर में होता है, रिमेंबर, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो बिल्कुल बॉडी सेंटर में है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, रिप्लाई करो। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी a√3/4 हो जाएगी, सॉरी a√3/2, उसका आधा, जो डायगोनल का डिस्टेंस है उसका आधा हो जाएगा ये डिस्टेंस। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई। तो इनके बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप लिख देते हैं हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स, a√3/4, सही है, परफेक्ट, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन octahedral and tetrahedral void in FCC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a√3/2 माइनस का a√3/4, तो ये आ जाएगा a√3/4। सबको समझ आया, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। सब वॉइस कनेक्टेड होंगे मतलब इसका मीनिंग क्या है, कनेक्टेड होंगे, वर्ड का मतलब एक खाली जगह है, ऐसा नहीं कि वहां पे कंपार्टमेंट बना है बीच में सीढ़ियां लगी हुई हैं, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। वर्ड का सिंपल मीनिंग है वहां पे खाली स्पेस है, दैट्स ऑल। कनेक्टेड का मीनिंग क्या है तेरा, बोलो भाई। वर्ड का मतलब तो ये ना, खाली स्पेस पड़ा है यहाँ पे खाली स्पेस पड़ा है, यहाँ खाली स्पेस पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। कनेक्टेड का मतलब क्या है, हाँ सबकी डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, सबकी डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है बेटा। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टेडल वर्ड्स पूछ लेता तो, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टेडल वर्ड्स निकाल पाएंगे। ये डिस्टेंस कितनी a/2 है, अगर आपको याद हो तो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी a/2 है, तो ये निकाल लेंगे ना फिर। ये सुनो, ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बोलो। इसको x मान लेते हैं, इसको अगर हम x मान लें, x हो जाएगा √ऑफ a²/4 प्लस का a²/4, तो ये हो जाएगा √2a²/4 मतलब a²/2, ठीक है। x कितना आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा। विवेक, बात समझ आई बेटा। मैं कह रहा हूँ वर्ड कनेक्टेड का मतलब क्या कह रहा है, तो समझ नहीं आया मुझे एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। वर्ड के खाली स्पेसेस हैं जो एच सेंटर पे पड़े हुए हैं, बॉडी सेंटर पे पड़ा है, डायगोनल्स पे पड़ा हुआ है, ये वर्ड्स। विवेक कह रहा है कि क्या सारे वर्ड्स कनेक्टेड होंगे ना, तो कनेक्टेड का मतलब क्या, वही नहीं समझ आ रहा मुझे क्या पूछना चाहता है। ठीक है बेटा, चलो ये क्वेश्चंस हो गए। अब मुझे दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ये बता के खत्म करता हूँ।
अब अगेन फिजिक्स में भी तुमने पढ़ा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पढ़ी है नहीं पढ़ी? कितने लोगों ने फिजिक्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है? पढ़ा है? एक्स वाला डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टेटल वर्ड्स, ठीक है, एक्स जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टेटल वर्ड्स, लिख देता हूं यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है, क्लियर है बेटा? अच्छा, इसमें जो एज सेंटर वाले ऑक्टेटल वर्ड उनके बीच डिस्टेंस डिफरेंट होगी, जो अलोंग द मेन डायगोनल होंगे उनके बीच डिस्टेंस डिफरेंट होगी, ध्यान रखना, ठीक है? तो ये मिनिमम डिस्टेंस लिख सकते हो आप लोग, है ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टेटल वर्ड्स, ठीक है? अच्छा, उसका भी वीडियो भेजा था। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का है? अच्छा, कोई नहीं, देखो देखा तो होगा नहीं तुमने वीडियो को पूरा, कॉन्फिडेंस है मुझे तुम्हारे ऊपर कि तुमने वीडियो नहीं देखे होंगे। देखे थे वीडियो? वीडियोस देखे तुम लोगों ने? देखे, फिर ठीक है। अच्छा, तो पहले तो ये समझो कंडक्शन होता कैसे है। देखो, एक तो एक अपना मेटलिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, शायद तुमने पढ़ा भी होगा 11th में। क्या पढ़ा मेटलिक बॉन्डिंग में? मेटलिक बॉन्डिंग में अपन ये बोलते हैं कि सारे एटम्स जो होते हैं, है ना, सारे एटम्स के ऑर्बिटल कंबाइन हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे फ्लो करते हैं, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है, रिमेंबर? मतलब सारे पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में एटम्स आ गए यहाँ पे, ठीक है, सारे जो मेटल एटम्स हैं वो पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में रखे हुए हैं, राइट, रखे हुए हैं, और यहाँ पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, सबको याद है? रिप्लाई करो। ये मेटलिक बॉन्डिंग शायद पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो मैं बता ही रहा हूँ, ये होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या होता है, पूरे बल्क में फ्लो होता है, रिमेंबर? बैंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ श्रेयस, अभी मैं बात कर रहा हूँ मेटलिक बॉन्डिंग की। तो मेटलिक बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि सारे मेटल्स थे, उन्होंने अपने अपने कैटायंस बना लिए, यूनि पॉजिटिव डाई पॉजिटिव जो भी बन रहे हो, और इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पूरे बल्क में एज ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो यहाँ से कंडक्शन होता है, ठीक है? तो ये होती है हमारी मेटलिक बॉन्ड थ्योरी, ठीक है? इसी को अगर हम बैंड थ्योरी से एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं? बैंड थ्योरी क्या बोलती है? बैंड थ्योरी बोलती है जब बहुत सारे एटम्स पास पास रखे होते हैं, है ना, जब बहुत सारे एटम पास पास रखे होते हैं तो उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके कुछ बैंड्स बनाते हैं। बैंड्स क्या हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है? तो अब लिख देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, large number of atoms kept together will lead to formation of, will lead to combination of atomic orbital, will lead to combination of atomic orbitals and band formation। आपसे को पूछे ये बैंड क्या है, तो आप ही नहीं बोलोगे कि शादी बारात में जो बजता है वो वाला बैंड है ना? अब मैं पीडीएफ भेज ही दे रहा हूँ ना यार, लास्ट क्लास का वीडियो भेजा नहीं मैंने क्या, ये बताओ, लास्ट क्लास वाला वीडियो नहीं भेजा मैंने? नहीं भेजा? अच्छा, चलो आज की वीडियो में अभी अपलोड कर दूंगा क्लास के जस्ट बाद, ठीक है? अरे कई बार ये होता है, जैसे कई बार यार ये होता है कि मैं क्लास ना मोबाइल से ले रहा हूँ, तो मोबाइल में स्पीड ना बहुत कम आती है नेट की, तो इसलिए नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मिस हो गया। अभी जैसे आज तो मैं घर पे ही बैठा हूँ तो मैं अपलोड कर दूंगा तुरंत, ठीक है? और क्लास में टाइम तो देता हूँ लिखने का यार, है? और ये वीडियो के सहारे रहा भी मत करो, मतलब अब जब क्लास चल रही तभी कोशिश करो मैक्सिमम पढ़ लो और मैक्सिमम कर डालो, वरना फिर बाद में कौन देखता है वीडियो?
बैंड थ्योरी क्या है? लार्ज नंबर ऑफ एटम्स केप्ट टुगेदर विल लीड टू कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड बैंड फॉर्मेशन। ये बैंड कैसे होते हैं? ये बैंड दो टाइप के होते हैं, है ना। तो बैंड इज नथिंग बट ऑर्बिटल की एनर्जीज के बेसिस पे हमने बैंड को दो कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक है। ऑर्बिटल के जो एनर्जीज हैं उनके बेसिस पे हमने बैंड्स को दो कैटेगरीज में बांट दिया। एक का नाम है वैलेंस बैंड, दूसरे का नाम है कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो तीन केसेस देखेंगे हम लोग, ठीक है। तीन केसेस क्या क्या हैं? एक हमारे पास है, ये मान लेते हैं वैलेंस बैंड है, ठीक है। इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस हो जाएगा, प्रॉब्लम ये है कि मैंने अलग अलग पेज पे बना दिया, समझ में नहीं आएगा। देखो इधर मैं एनर्जी प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं एनर्जी प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक। तो अगर मैं बैंड्स बना रहा हूँ तो उनके बीच की जो दूरी है वो डिस्टेंस या एनर्जी गैप के बराबर होगा। तो ये फर्स्ट केस है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। दूसरा केस हो जाएगा, ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। और तीसरा केस हो जाएगा ये वाला, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो ये जो केस आप देख रहे हो, ये केस होता है मेटल्स का। ये जो केस देख रहे हो ये होता है सेमीकंडक्टर्स का। किसका होता है? सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है। और ये जो केस है वो है इंसुलेटर्स का। तीनों में डिफरेंस क्या है? ये जो गैप है, एनर्जी गैप, ये डेल्टा ई, इसको इंसुलेटर बोल देते हैं। डेल्टा ई फॉर सेमीकंडक्टर है, और इसमें तो डेल्टा ई जीरो है, ठीक है, नेगेटिव है एक्चुअली। तो कंडक्शन कब होता है? कंडक्शन तब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी occurs when electron goes from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। आप सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कहां पे इजी होगा? मैंने उल्टा लिख दिया है हर जगह। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। सुनने मेरी बात। तो हम ये कहते हैं कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब होता है जब इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जहां पे एनर्जी गैप सबसे कम होगा। यहाँ तो एनर्जी गैप है ही नहीं। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? मर्ज होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे ज्यादा गैप है। तो इंसुलेटर में होता क्या, आप एनर्जी दो, मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, बट ये गैप इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा जंप नहीं लगा पाता। समझ आ रहा है? ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। अच्छा, आप पोटेंशियल बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, व्हाट हैपेंस? इंसुलेटर के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता रहूं तो अल्टीमेटली क्या होगा? व्हाट विल हैपन? क्या कभी भी कंडक्शन पॉसिबल है? कुलकर्णी बताओ। मैंने इंसुलेटर लिया, इंसुलेटर मतलब मान लो प्लास्टिक ही ले लिया, एक प्लास्टिक ले लिया, है ना, उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, और ये वोल्टेज में बढ़ाते जा रहा हूँ, ये वेरिएबल वोल्टेज है, तो उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है 0 से 20,000 वोल्ट तक सपोज। अब मैं ये बढ़ाते रहा हूँ, ये प्लास्टिक का शीट था, ठीक है, प्लास्टिक शीट था। तो अब बताओ अल्टीमेटली क्या होगा अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाते रहूं तो? प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा, ये बर्न कर जाएगा, जो भी बोल दो आप, बट ये कंडक्शन नहीं होगा। इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर में आपने थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, पहले तो कंडक्शन नहीं होगा, बट जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे एक पर्टिकुलर पोटेंशियल का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्शन हो जाएगा क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही कम है। यहाँ पे बिना कोई पोटेंशियल डिफरेंस के आराम से कंडक्शन होगा। बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तब भी। समझ आ रहा है? बहुत कम मतलब बहुत ही मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस में कंडक्शन हो जाएगा मेटल्स में। सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा हाई पोटेंशियल पे होगा, इंसुलेटर में कभी नहीं होगा। रीजन, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों को? यस और नो? तो ये हमारी बैंड थ्योरी है कंडक्शन की, ठीक है। इसके बाद आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल से पूछेंगे, है ना, क्वेश्चन आएंगे तो मैं कराई दूंगा आपको। सबको समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। बैंड्स कैसे बन रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन से। दो टाइप कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक कंडक्शन बैंड बन रहा है, एक वैलेंस बैंड बन रहा है। इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, ठीक है। श्रेयस तेरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी से है वैसे, रिप्लाई कोई भी कर सकता है। A p-type semiconductor is formed when an element A is doped in silicon crystal, ठीक है। A could be, ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, आपको बताना है ए क्या हो सकता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है तो ए क्या हो सकता है ये बताना है, ठीक है। बताओ बेटा जल्दी से। सिद्धेश को मेटलिक बॉन्ड नहीं समझा। मेटलिक बॉन्ड इज नथिंग बट, मेटलिक बॉन्ड में क्या होता है? मेटलिक बॉन्ड में जो जितने भी आयन है, सपोज सोडियम का क्रिस्टल है ये, ठीक है, सोडियम क्रिस्टल, सोडियम क्या करेगा? सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Na+ बना लेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे सोडियम एटम्स होंगे, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और कैटायन बना दिया, ये कैटायन है हमारे पास, ठीक है। ये सारे कैटायन क्या होंगे? क्रिस्टल में बैठे होंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी XYZ क्रिस्टल बन रहा है, FCC या CCP, जो भी, मुझे नहीं पता कौन सा बन रहा है, तो आयंस तो क्रिस्टल में फिक्स हैं, बट ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री टू मूव होते हैं पूरे बल्क में, ठीक है। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कि इन्हीं को हम बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटलिक बॉन्डिंग में जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं वो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एम्बेडेड है, समझ आ रहा है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एम्बेडेड है। इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि एक शांत सी है, उसमें बहुत सारी बोट्स खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो बोट्स हैं, ये बड़ी बोट्स हैं, बड़े शिप्स हैं, वो पॉजिटिव कैटायंस हैं, और जो छोटी 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 बोट्स होती, मछलियां होती हैं, वो नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। ये मछलियां इसमें पूरे मूव कर सकती हैं, ठीक है। ये मेटलिक बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो शिप्स हैं इनको हमने बांध रखा रोप से, है ना। क्या बोलते हैं, किस चीज से बांधते हैं शिप्स को? शिप्स को बांधने के लिए रस्सी यूज करते हैं बड़ी सी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एंकर। सारे शिप्स ने एंकर से बंधे हुए हैं, तो शिप्स तो कहीं नहीं मूव कर सकते, बट जो मछलियां हैं पानी के अंदर वो मूव कर सकती हैं। चलो इसमें इसका आंसर बताओ क्या क्या हो सकता है, जल्दी से। मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, कुछ कर नहीं बताया। ADE सही कह रहा है ये, बाकी लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअली इसका आंसर जो है वो ADE यही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट के फॉर्म में, when a 3 valency atom is doped in silicon/germanium crystal
we get P type semiconductor. We get P type semiconductor. Who is the charge carrier? The charge carriers are holes. बोलोगे सर ये होल्स क्या होते हैं? देखो एक बार, जैसे मैंने क्या किया, एक क्रिस्टल बनाया, क्रिस्टल सिलिकॉन का ही बना लेते हैं, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है, वैलेंसी पूरी है, ठीक है, सबकी चार चार वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या हो रही है? आंसर इज यस, हो रही है, सभी की चार चार वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, क्लियर है बेटा? सारे आइटम की चार चार वैलेंसी ना सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने इन चारों वैलेंसीज को इरेज कर दिया और हमने यहाँ पे बिठा दिया एक बोरॉन को। बोरॉन की वैलेंसी कितनी है? बोलो। बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बना लेंगे भाई साहब, 1 2 और 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो जहां पे बोरॉन, जो बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? होल बोल सकते हैं, कि यहाँ पे एक ना होल टाइप की चीज क्रिएट हो जाएगी, इसी को हम होल बोलेंगे। अच्छा, सिलिकॉन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो भी फ्री रहेगा, तो सिलिकॉन का एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रहेगा। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक होल क्रिएट हो जाएंगे। समझ आ रहा है सभी को? तो पूरे क्रिस्टल में क्या होता है? होल्स मूव करते हैं, पूरे क्रिस्टल में होल्स मूव करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव होल। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव होल। ठीक है, और यही क्या होते हैं? यही चार्ज कैरियर होते हैं। ये पी टाइप हो गया। एन टाइप में क्या होगा? 5 वैलेंसी का डालोगे तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पूरे क्रिस्टल में। ठीक है, समझ आया ना सभी को? यस और नो? सिद्धेश, तुझे मेटलिक बॉन्ड समझ में आ गया बेटा? सिद्धेश, मेटलिक बॉन्ड समझ में आ गया तुझे? हाँ, सभी को वॉइस आ रही? कंफर्म करो, सभी को वॉइस आ रही है? तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ, ठीक है, इट्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब एन टाइप होगा तो आप क्या करोगे? आप ऐसे ही किसी क्रिस्टल में बीच में कोई 5 वैलेंसी वाला डोप कर दोगे, ठीक है, तो 5 वैलेंसी वाला आर्सेनिक हो सकता है, ठीक है, तो आर्सेनिक 4 बॉन्ड तो बना ही लेगा, ठीक है, आर्सेनिक 4 बॉन्ड तो बना ही लेगा, जो उसका 5वां इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फ्री रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा, तो ये हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? When a 3 valency atom is doped in silicon germanium crystal, we get p-type semiconductor. The charge carriers holes, बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं सेम तरीके से। When a 5 valency element, when a 5 valency element जैसे कि आर्सेनिक और एंटीमनी is doped in silicon oblique germanium crystal, then ये लिख ले, फिर रिपीट करता हूं मैं, है ना? Then n-type semiconductor is formed. Then n-type semiconductor is formed
and charge carriers are electrons. ठीक है, हाँ क्या कह रहा है, मैंने ये बोला ना कि जब बोरॉन की वैलेंसी कितनी 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आउट मोशन में, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जहां कुछ भी नहीं है वहां पे क्या मान सकते हो, आप एक होल मान सकते हो। ठीक है, जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे आप एक होल मान सकते हो। अच्छा, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करेंगे, है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करेंगे तो कहीं और इलेक्ट्रॉन होल भी क्रिएट हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो पूरे सिस्टम में होल्स का मूवमेंट होता है, इसलिए बोलते हैं इसको पी टाइप सिम्युलेटर। ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो ये तो क्या सेमीकंडक्टर में कंडक्शन हो गया, कैसे होता है। अच्छा, अगर प्योर सेमीकंडक्टर ले लें तो वो किसी काम का नहीं है। अगर हमने प्योर सेमीकंडक्टर ले लिया तो इट इज ऑफ नो यूज फॉर अस। ठीक, चलो अब लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें से खूब क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी बताया भी है तुम्हें। आप लिख देते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। कोऑर्डिनेशन में बताया था मैंने, ये आपको ऑलरेडी पता है, बताओ। अब मैं ये लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधे डेफिनेशन तुम्हें लिखनी है, मैं समझाया दे रहा हूं बस, है ना। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक्स, हिस्ट्री 112, सॉलिड स्टेट। देखो डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म में अगर कोई कोई सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जा रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, जैसे आपने कोई सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, और आपने यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल ले रखा है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और आप अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को इस फील्ड में ले जाओ तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, रिपल्शन लगेगा? रिप्लाई करो। अगर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहा हूं तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, रिपल्शन लगेगा? रिप्लाई करो। इस पर रिपल्शन लगेगा। ठीक है, तो अगर इस पर रिपल्शन लगेगा तो ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इस पर लगेगा एफ रिपल्शन। क्यों क्यों लगता है? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ है तो यहाँ नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ होगी उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे जनरेट होता है इसके अंदर, इसलिए रिपल्शन लगता है। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ, अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ तो क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे एन पेड 0 होते अगर आपको याद हो तो, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जनरेट होगा जहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, इस पे लगता है स्लाइड अट्रैक्शन फोर्स, इसको खींचता है एफ अट्रैक्शन। ठीक, वीकली अट्रैक्ट करता है, एग्जैक्टली इसको वीकली अट्रैक्ट करता है। अगर आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक है, दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, है ना, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे और इनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म भी होगी। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो हमने पढ़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे हम 2 और पढ़ेंगे, फेरीमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, तो वही बताना है बस। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म में 0 अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिज्म में 1 और मोर अनपेयर्ड, और फेरोमैग्नेटिज्म में देखो एक बार देख लेते हैं इसी में, फिर तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है अपने आप, मैं नहीं लिख पा रहा। डायमैग्नेटिज्म पढ़ो। अच्छा, अभी 2-3 साल पहले इन्होंने पूछा था दिए गए सब्सटेंसेस में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसमें एक ऑप्शन CrO2 भी था। तो CrO2 वही सब्सटेंस है जो कैसेट्स बनाने में यूज होता है, ऑडियो कैसेट्स। तुमने कभी ये वाले कैसेट्स देखे क्या, ऑडियो कैसेट? एक जमाने में आते थे ये कैसेट्स, इसमें ब्राउन कलर की रील जैसी लगी होती थी, है ना, इसके ऊपर लिपटी हुई रहती थी, फिर ऐसे घूम के ऐसे इसमें आती थी,
रिमेम्बर ऑडियो कैसेट्स गुलशन कुमार वाले टाइम में चलते थे, वीनस, टी सीरीज, याद आ रहा है? तो इसके अंदर जो ये जो ब्राउन कलर का एक स्ट्रैप जैसे लगा होता था, इस पे CrO2 लेयर लगी होती थी, ठीक है। अपनी जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं उसमें भी CrO2 लेयर लगी होती है। क्यों? क्योंकि इट इज अ डेटा स्टोरेज सब्सटेंस, एक फेरोमेटिक सब्सटेंस, इसमें हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे सब लोग। तो हाँ, पैरामेग्नेटिज्म देख लेते हैं पहले। पैरामेग्नेटिज्म, पैरामेग्नेटिज्म क्या है? पैरामेग्नेटिज्म है these are the substances which are weakly attracted by magnetic field, they are magnetized in a magnetic field in the same direction, है ना। तो अगर अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ था तो अच्छा, they are magnetized in a magnetic field in the same direction, they lose their magnetism in the absence of magnetic field. Paramagnetism is due to presence of one or more unpaired electrons which are attracted by the, अच्छा मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए रिपेल करते हैं ये, ठीक है। अगर यहाँ ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ भी ऊपर की तरफ ही होगा, और जब आप इसको ले जाएंगे तो इसमें रिपल्शन होगा, ठीक। एग्जाम्पल O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस, ठीक है। नहीं मैंने सही बोला था, पैरामैग्नेटिज्म देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो पैरामैग्नेटिज्म देख रहे हैं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, जैसे इधर है वैसे इधर है, तभी इस पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, तभी इस पे F अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक। एग्जांपल में O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस, इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको कैसे देखोगे? MOT से देख लोगे इसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक है। क्लियर है? बाकी सब तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेंगे। अगला देखो, डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म में इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड था हमारा, मान लो ये ऊपर की तरफ था मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा नीचे की तरफ, तो इसलिए आपस में रिपेल करेंगे, F रिपल्शन लगेगा। इसमें जीरो अनपेयर्ड होते हैं, एग्जांपल में H2O, NaCl, CCl6 एटसेट्रा, ठीक है। अगला देखो फेरोमैग्नेटिज्म। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म होती है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, CrO2 एटसेट्रा। ये इनको अगर हम ले जाए मैग्नेटिक फील्ड में तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। In solid state, the metal ions of ferromagnnetic substances are grouped together into small regions called domains, ठीक है, डोमेन बोलते हैं। These, thus each domain acts as a tiny magnet. In an unmagnetized piece of ferromagnnetic substance, the domains are randomly oriented and their magnetic moment get cancelled. When the substance is placed in a magnetic field, all the domains get oriented in the direction of magnetic field, and a strong magnetic effect is produced. This ordering of domain persists even when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substance becomes permanent magnet. अगर ये मैग्नेटिज्म रिमूव करनी हो तो आपको याद हो हीट करते हैं या फिर सब्सटेंस को हथौड़ी से पीटते हैं, रिमेंबर। अगर ये मैग्नेटिज्म रिमूव करनी हो तो सब्सटेंस को हीट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तुमने कुछ ग्राफ वाफ बनाया होगा कोएर्सिविटी का, ऐसा कुछ याद आ रहा है? रिप्लाई करो। कोएर्सिविटी, रेमिनेंस, ऐसा कुछ फिजिक्स में पढ़ा हो तो कुछ याद नहीं है, क्या बातें कर रहे हो आप। चलो कोई नहीं, आगे देखो। दो डेफिनेशन और हैं, एक का नाम है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एक का नाम है फेरीमैग्नेटिज्म, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? तो वीडियो भेजा तो वीडियो देखा तो होगा ना मेरे बच्चों, नहीं देखा? देखो, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें डोमेन्स क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। डोमेन्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, हो गया। रिप्लाई करो, ये फेरोमैग्नेटिक हो गया। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? Substances like MnO showing antiferromatism have domain structure similar to ferromatic substances, but their domains are oppositely oriented and cancel each other, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसा होगा 1 2 ऊपर 2 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे, ठीक है। 1 2 3 ऊपर 3 नीचे हो गए,
फिर 2 ऊपर बना दो और 2 नीचे बना दो, तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा इनका? नेट रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। कहाँ दिखाई पड़ती है? MnO में दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म क्या होता है? फेरीमैग्नेटिज्म अगर तुम्हें याद हो, हमने इनवर्स स्पाइनल डिस्कस किए थे, याद है? स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल क्रिस्टल सिस्टम्स में, याद है? हाँ, तो वो जो लोग हैं वो फेरीमैग्नेटिज्म शो करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें डोमेन ऊपर नीचे तो होते हैं बट इक्वल नंबर में नहीं होते। 2 ऊपर हो गए और 1 2 3 4 5 6 ऊपर नीचे हो गए, एक ऊपर बना दिया। तो जब ये सारे नीचे हैं कुछ ऊपर हैं, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जो नेट रिजल्टेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है? जो नेट मैग्नेटिज्म है वो 0 नहीं होगी, तो ये फेरीमैग्नेटिज्म होता है। इसका एग्जांपल क्या है? Fe3O4 है, ZnFe2O4 है, MgFe2O4 है, एटसेट्रा। ये स्पाइनल थे अगर तुम्हें याद हो तो, स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है, देखो। पहला फेरोमैग्नेटिज्म है, सारे सेम डायरेक्शन में डोमेन्स हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, तो 1 ऊपर है, 2 ऊपर है, 3 ऊपर है और 3 नीचे है, ठीक है। और अगला है फेरीमैग्नेटिज्म, तो 1 2 3 4, 4 ऊपर है, 2 नीचे, ठीक है। ये केस बन गया। सबको समझ आया? एक बार एग्जाम में यही फोटो बना दिया, पूछा इसमें से ABC क्या है रेस्पेक्टिवली बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर पाएंगे, राइट? रिप्लाई करो बच्चों। भाई लिखना है ये नोट्स में, है ना, खुद से नोट्स बनाने हैं, इसलिए मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ वहीं पे। मुझे पता है तुम नहीं लिखोगे, पूरा विश्वास है मुझे अपने बच्चों पे, NCERT से नहीं लिखने वाले ये लोग, इसलिए पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये चैप्टर हो गया खत्म, है ना। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब चीजें पढ़ा दी हैं, कुछ बचा तो है नहीं। तुम्हें लग रहा है कुछ तो बताना, क्वेश्चंस करोगे क्या चीजें हो सकता नहीं मिले, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लूंगा तुम्हारे साथ। लगभग पढ़ा दिया मैंने सारा कुछ, छोड़ा कुछ नहीं, ठीक है। सबको समझ आ गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? रिप्लाई करो। सब बच्चों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझ में आ गई? हाँ, एक मिनट भागो मत, अभी कहाँ भाग रहे हो? अभी तो पिक्चर बाकी है, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? तो लिख लेंगे सब लोग। होमवर्क क्या है आज का? होमवर्क यही है, तुम्हें एक्सरसाइज 1 2 3 सब करने हैं, है ना। अच्छा, होमवर्क यही है। इंटेक्स पूरा हो गया ना इसमें, सॉलिड्स में इंटेक्स हो गया श्रेयस? इंटेक्स पूरा हो गया? म्यूट नहीं हूं भाई, आवाज आ रही है? इंटेक्स वाली एक्सरसाइज पूरी हो गई तुम्हारी? हाँ, भेजता हूँ मैं जल्दी, है ना, ठीक है। तो होमवर्क लिख लो, एक्सरसाइज 1 2 3 कंप्लीट करनी है, ठीक है। इंडेक्स पूरा हो गया था ऑलरेडी, राइट, मॉड्यूल से। इसके बाद इसका प्रीवियस ईयर्स करने हैं, प्रीवियस ईयर्स। और जब ये हो जाए तो उसके बाद फिर मैं और क्वेश्चंस भेजूंगा तुम्हें। अवस्थी कर लेना पहले तो, इतना कर लिया बहुत है यार, इतना टाइम ही कहाँ होता है बच्चों के पास, बिजी बच्चे हमारे।
अगली क्लास जो है वो डिस्कशन होगा, है ना, नेक्स्ट क्लास डिस्कशन होगी, अवस्थी के भी क्वेश्चंस करेंगे अपन और मॉडल के भी, ठीक है, करके लाओ, फिर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए, फिर डिस्कशन क्या फायदा है। चलो ठीक है, बाय एवरीवन। अवस्थी तो भेजी ना मैंने तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में यार, अभी मैं भेज देता हूँ तुरंत, ठीक है, अवस्थी का पीडीएफ में भेज देता हूँ आपको, ठीक है, चलेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, बाय एवरीवन।